तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपना बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम ही है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो देखो दोस्तों, बिजनेस स्टडीज़ में ना आपको पूरा बिजनेस के बारे में ही पढ़ना होगा कि बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस को समझाने के लिए आपको उससे पहले कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो चीज़ों में डिवाइड किया है। पहला इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें आपको या तो पैसा मिलता है या तो आपको खर्च करना पड़ता है। ठीक है, वापस और अच्छे से समझा देता हूँ। ऐसी एक्टिविटी जिसमें जिसे करके आपको पैसा मिलेगा या तो आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि सपोज़ आपके फादर का एग्ज़ाम्पल ले लो, वो काम करते हैं और उनको उनके काम के बदले पैसे मिलता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। ठीक है, जिसमें वो काम कर रहे हैं और उस काम के बदले उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लेता हूँ। सपोज़ आपकी मदर ने आपको मार्केट में भेजा है कुछ चीज़ को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो फिर आप दुकानदार के पास जाओगे, आप उसको ये बोलोगे कि मुझे जो भी आपको मम्मी ने सामान दिया होगा, आप वो बोलोगे। ठीक है, कि मुझे ये दे दो, ये दे दो। ठीक है, लेट अस सपोज़ कि आलू बोला है, तो आप बोलोगे कि मुझे आलू दे दो, है ना। आप दुकानदार को बोलेगा तो वो आपको आलू देगा, और जब आपको आलू मिलेगा तब आप उसको पैसे दोगे। तो इस ये वाली एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, जिसे कर कर आपको अपने पैसे खर्च करने पड़े। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसे करके आपको पैसे मिलते हैं या तो जिसमें आपके पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात करूँ तो आप ये लिख देना, एक्टिविटीज़ विच आर डन टू अर्न और स्पेंड मनी। ठीक है, यानी वो एक्टिविटी जो कि पैसे कमाने के लिए या फिर खर्च करने के लिए की जाती है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे कर कर आपको पैसे नहीं मिलते। ठीक है, जैसे कि आप खाना खाते हो तो आपको खाना खाकर कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप स्कूल जाते हो तो आपको स्कूल जाने से कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ नॉन एक्टिविटीज़ है जिसे करके आपको पैसे नहीं मिलते। तो दोस्तों, अब बिजनेस स्टडीज़ के हिसाब से तीन मेन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहला सबसे पहली इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है दोस्तों, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, मतलब थ्री मेजर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टडीज़। तो अभी हम यही देखते हैं कि बिजनेस होता क्या है। तो देखो दोस्तों, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इसमें हम लोग पैसा लेन देन वाला मामला है। ठीक है, तो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। ठीक है, और उसके पीछे आपका एम होता है प्रॉफिट्स का। ठीक है, और अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ कि बिजनेस में आप क्या करते हो, आप लोगों को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, है ना। सामान प्रोवाइड करते हो, चीज़ें चीज़ें बेचते हो, है ना। और आप क्यों बेचते हो उनको चीज़ें, ताकि आप कमा सको, है ना। तो यही सारी चीज़ आ जाएगी बिजनेस की डेफिनेशन में। ठीक है, और अगर आपको अभी भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इससे पहले, मैं अभी कुछ दिन बाद अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट अपलोड करूँगा। आप पहले उसे देख लेना, फिर आप इसे देख लो, तब आपको इजी से समझ आ जाएगा कुछ कीवर्ड्स। ठीक है, तो बिज़नेस क्या है। बिज़नेस में आप लोगों को सामान बेचते हो पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है बिज़नेस।
तो आप ये लिख सकते हो कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को गुड्स बेचते हो, गुड्स प्रोवाइड करते हो, है ना, वो भी प्रॉफिट्स के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब पैसा कमाना। ठीक है, तो वो होता है बिजनेस। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोफेशन आपको जो भी चीज़ बननी है ना, ठीक है, उसको प्रोफेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर आपको टीचर बनना है तो वो एक प्रोफेशन है। ठीक है, अगर आप, हाँ ठीक है, अगर आपको लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको इंजीनियर बनना है वो एक प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना है वो एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें प्रोफेशन में आती है। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी आप क्लास 11th में एम्प्लॉयमेंट का रियल डेफिनेशन जानोगे। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसी जिसमें बस आपको लोग बोल देते हैं कि ठीक है तुम जॉब के लिए आ जाओ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट यानी जो बंदा नौकरी कर रहा है हम उसको एम्प्लॉय बोलेंगे, एम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो बंदा नौकरी कर रहा है हम सिर्फ उसे ही एम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। ठीक है, आपको मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, रियलिटी में अगर मैं आपको बोलूँ ना, जो भी आपके मदर और फादर है ना, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनके जो मदर एंड फादर है ना वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, वो प्रोफेशन में आएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक अलग चीज़ है। हमें 11th से पहले ये बताया गया था कि एम्प्लॉयमेंट में वही लोग आते हैं जो पैसे कमाते हैं। ठीक है, जिनके पास काम धंधा है वो एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, तो वो गलत है, एकदम गलत है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसका यही डिफरेंस के बारे में ही बात करेंगे इन तीनों के, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि बेसिकली है क्या एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन क्या होता है, और बिजनेस के बारे में और कुछ चीज़ें। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप बिजनेस लिखना, यहाँ पे प्रोफेशन और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। बात करते सबसे पहले मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, कि बिज़नेस हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आपको बिज़नेस को खड़ा करना है ना, तो वो मतलब आपकी मर्ज़ी में ही आपका बिज़नेस खड़ा होगा। जैसे कि अगर आपको अगर आज अचानक से मन कर देता है कि मुझे आज बिज़नेस करना है, ठीक है, तो फिर आप उसी दिन खोल सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से। आसान शब्दों में बोलूँ तो बिज़नेस के लिए कोई डिग्री या कोई कोर्स रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बिज़नेस ये नहीं कहता कि आपको पहले ये कोर्स करनी पड़ेगी या ये डिग्री लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आप बिज़नेस खोल सकते हो। ऐसा नहीं है, बिज़नेस आपका मतलब जब मन चाहे तब आप खोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट एक इंडिविजुअल के डिसीजन में डिपेंड करता है। अगर उसको लगता है कि वो बिज़नेस आज खड़ा करेगा तो वो बंदा खड़ा करेगा। ठीक है, खड़ा कर देगा। ठीक है, बिज़नेस, क्योंकि उसके लिए कुछ डिग्री उग्री नहीं चाहिए होती है। बात करता हूँ प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के लिए तो सबसे पहले आपको मेंबरशिप चाहिए होती है कोई भी प्रोफेशनल बॉडी की। तो अभी प्रोफेशनल बॉडी क्या होती है? तो एक प्रोफेशनल बॉडी जैसे कि आप डॉक्टर ले लो, तो जो भी बॉडी आपको डॉक्टर बनने के लिए अलाउ करती है ना, है ना, तो वो प्रोफेशनल बॉडी है जो आपको डॉक्टर बनने देती है। और वो प्रोफेशनल बॉडी आपको मेंबरशिप कैसे देती है? आपका एग्ज़ाम लेके, है ना, डॉक्टर के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, तो उनका एग्ज़ाम लेती है वो, और जो बंदा पास हो जाता है वो उसको अपना मेंबरशिप दे देती है। लेकिन बात इधर ही ख़त्म नहीं होती, इसके बाद भी साथ ही साथ उस इंडिविजुअल को एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए प्रैक्टिस करने का, वही वही सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ टेस्ट दे के नहीं बनते, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आना चाहिए, तभी तो वो प्रोफेशनल कहलाएगा और प्रोफेशन के अंदर काउंट किया जाएगा, है ना। तो उसको सबसे पहले मेंबरशिप चाहिए एक प्रोफेशनल बॉडी की जिसमें उसको जाना है, और साथ ही साथ उसको सर्टिफिकेट चाहिए उस चीज़ को प्रैक्टिस करने का। जैसे कि आर्मी की बात करूँ, तो आर्मी में आपको रिटन एनडीए क्रैक करके आप आर्मी में जा सकते हो, लेकिन आपको गोली चलाना तभी अलाउड है जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, वो आ जाएगा प्रोफेशन में। ठीक है, लेकिन अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, तो एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ आपको सर्विस एग्रीमेंट, है ना, आपके पास होना चाहिए।
सर्विस एग्रीमेंट यानी कि जो भी आपका बॉस है वो एग्री हो आपको जॉब देने से, उसको हम बोल देंगे सर्विस एग्रीमेंट। एग्जांपल देता हूँ कि कुछ कुछ टीचर्स ना रियलिटी में टीचर्स नहीं होते, ठीक है, वो बस मतलब अपना कुछ रिश्तेदार वाले लोगों को वो टीचर बना डालते हैं ना, मतलब उनके पास कुछ सर्टिफिकेट या कुछ डिग्री नहीं हुई होती, वो ऐसे ही टीचर बन जाते हैं नेपोटिज्म के कारण। ठीक है, ठीक है। और आसान आसान भाषा में बोलूँ ना, एम्प्लॉयमेंट जैसे कि जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, उनके पास डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होता। जैसे प्रोफेशन के लिए तो चाहिए होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं चाहिए होता। उनके पास सिर्फ मतलब आप कह सकते हो कि सर्विस एग्रीमेंट, कि जो बंदा जॉब दे रहा है उसमें डिपेंड करता है कि वो उस बंदे को ले या ना ले। ठीक है, तो इसके एम्प्लॉय होने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट या वो सब नहीं चाहिए होगा। आप उसमें डिपेंड करता है कि वो आपको ले या ना ले, उसमें किस में, आपके बॉस में। ये हो गया मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। अब बात करते हैं हम क्वालिफ़िकेशन की। तो देखो दोस्तों, बिज़नेस के लिए आपको कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। अगर आप चौथी फेल भी हो तो भी आप कर सकते हो। प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशन के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए और साथ ही साथ में किताबी नॉलेज भी होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको बहुत ज़्यादा 12th पास होना चाहिए, है ना। समटाइम्स 12th पास भी होना चाहिए, क्योंकि नीट आप 12वीं के बाद ही दे सकते हो, उसके पहले नहीं दे सकते। ठीक है, तो कभी ना कभी स्कूलिंग भी एक क्राइटेरिया बन जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोफेशन के लिए। और बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ना क्वालिफ़िकेशन आपके बॉस में डिपेंड करता है कि वो क्या मांगता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर उसने बोला, ज़्यादातर तो वो लोग कुछ नहीं मांगते, वो ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ओनर। लेकिन एक दो मांग भी लेते हैं कि मेरे को बस ऐसा ही बंदा चाहिए। ठीक है, जैसे कि कंपनी की बात करूँ तो वो प्रोफेशन नहीं है, सच बोलूँ तो। ठीक है, वो, हाँ नहीं, वो प्रोफेशन ही है एक टाइप की। ठीक है, चलो उसको छोड़ता हूँ इस बात को। तो हमने अभी तक मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और क्वालिफिकेशन पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं इसका, आप कह सकते हो रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड यानी बिजनेस करके आपको क्या मिलेगा। बिजनेस करके आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। आप बेचोगे सामान तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। बिजनेस में पैसे मिलने को कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशन की बात करोगे, प्रोफेशन में आपको काम करके आपको फीस मिलती है। ठीक है, सैलरी नहीं मिलती, फीस मिलती है। और बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपने देखा भी होगा, टीचर आप लोग को बोलते हैं ना कि फ़ीस दे दो, तो इसका मतलब वो प्रोफेशन है। ठीक है, टीचर एक प्रोफेशन है और उनको फ़ीस मिलती है। डॉक्टर को भी फ़ीस मिलती है, लेकिन वो लोग सैलरी उसको बोलते हैं, वो उनकी गलती। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ वर्क में, कि बिज़नेस में हम काम क्या करते हैं, है क्या बिज़नेस, या फिर काम क्या करते हैं। बिज़नेस में तो हम लोग बस चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है, चीज़ों को बनाना और बेचना बिज़नेस है। प्रोफेशन की बात करूँ तो हम लोगों को इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिज़नेस में भी करते हैं सर्विस प्रोवाइड, लेकिन बिज़नेस में ना जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो प्रोफेशनल नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में वो प्रोफेशनल होता है। मतलब प्रोफेशन में, सॉरी, वो बंदे प्रोफेशनल होते हैं। बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में जो भी बंदे होते हैं ना, उनका वर्क उनके बॉस में डिपेंड करता है, उनके हेड में डिपेंड करता है कि वो उनको क्या काम दे। ठीक है, आज कुछ काम दे दिया, कल कुछ अलग काम दे दे, है ना, तो वो उसके बॉस में डिपेंड करता है। बात करता हूँ मैं कैपिटल की। ठीक है, कैपिटल यानी मैं कह सकता हूँ कि वो पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया हो। ठीक है, बिजनेस या फिर सामान खरीदने में। ठीक है,
जनरल टर्म्स में बात करूँ तो। लेकिन अगर आप आगे बिजनेस स्टडीज़ में आप यही पढ़ोगे कि कैपिटल का मतलब वो पैसा जो आपने बिजनेस के ऊपर खर्च किया हो, है ना। और कैपिटल भी दो टाइप के आते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अभी वो सारी चीज़ों में ध्यान मत दो, ठीक है। तो कैपिटल क्या है, आसान भाषा में वो पैसा जो आपने कोई भी गुड्स को ख़रीदने में लगाया हो। जैसे कि आपने ज़मीन खरीदी, तो वो पैसा को हम बोलेंगे कैपिटल, जिससे आपने ज़मीन खरीदी। आपने पाउच खरीदा, तो उस पैसे को हम कैपिटल बोलेंगे, जिससे आपने पाउच खरीदा, ठीक है दोस्तों। तो कैपिटल क्या है, वो पैसा जिससे आप असेट्स को खरीदते हो, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो प्रोफेशन मतलब बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में कैपिटल, ये देखो बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको बिजनेस खड़ा करना है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसों की मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, है ना। बहुत ज़्यादा मनी रिक्वायर्ड होगा, इसलिए कैपिटल ज़्यादा लगेगा। प्रोफेशन की बात करूँ तो थोड़ा सा कम होगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो इसमें पैसा नहीं लगेगा खुद का। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था। अब हम इसके आगे की, तो दोस्तों आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा इससे पहले की चीज़ों को। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। या तो खरीदना और बेचना, है ना। खरीदने और बेचने को हम बिजनेस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी बिजनेस में या तो हम खरीदेंगे या तो हम बेचेंगे। तो मैं उसको बिजनेस को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब खरीदना, बेचना, बनाना, ये सब बिजनेस में आता है ना। या तो बनाएंगे या तो बेचेंगे। तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करूँ तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाएगा बिजनेस। पहला, बनाना। बिजनेस में हम चीज़ों को बनाते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में हम बनाते हैं चीज़ों को। दूसरा, बेचना, यानी कि कॉमर्स मतलब बेचना, ठीक है दोस्तों। इंडस्ट्री का मतलब आपको पता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ों को बनाई जाती है। तो अब इंडस्ट्री तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जो नेचर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती है। जैसे कि शहद हो गया, है ना। शहद हो गया और बहुत है यार। कॉटन हो गया, पेड़ को काट कर, है ना। पेड़ों को काटना, ये सब जो मतलब डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है, वो सब डायरेक्ट नेचर से हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम बिज़नेस में, वापस मैं आपको रिपीट करके दे रहा हूँ, बिज़नेस में हम एक ही चीज़ करते हैं, या तो बनाएंगे या तो बेचेंगे। तो मैं उसको वैसे ही क्लासीफाई कर सकता हूँ, बनाना इंडस्ट्री, बेचना कॉमर्स। इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में हम लोग चीज़ों को नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी में हम वही सारे रॉ मटेरियल्स को एक फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और टर्शरी इन दोनों को सपोर्ट करता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपने 10th में पढ़ा था, इसलिए मैं आपको इसमें इतना फोकस नहीं कर रहा, यानी इसमें इतना डीप या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, ये वाले पार्ट में, क्योंकि आपको पता है पहले से। तो देखो दोस्तों, प्राइमरी ना इजी है, मेरे लिए प्राइमरी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ईजी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। प्राइमरी को हम दो चीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं, ई और जी, ठीक है। इसी के वजह से मेरे लिए प्राइमरी बहुत ईजी है। ई का मतलब एक्सट्रैक्टिव और जी का मतलब होता है जेनेटिक, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें
आप रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द नेचर, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, धरती से। जेनेटिक में आप एनिमल्स और प्लांट से रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कि कॉटन वो आपने पौधे से लिया, और मिल्क वो आपने गाय से लिया, शहद वो आपने मधुमक्खी के छत्ते से लिया, वो जेनेटिक में आ जाएगा, ठीक है। इसी के वजह से मेरे लिए प्राइमरी बहुत इजी है, ठीक है। बात करता हूँ तो सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी क्लास में क्या हुआ था, जो हम लोग का सीएम है ना, सीएम चीफ मिनिस्टर, वो सेकेंडरी स्कूल में फ़ेल हो गया था बेचारा। मतलब फ़ेल होने वाला था, मैंने हेल्प कर दिया इसलिए वो पास हो गया, ठीक है। यानी सेकेंडरी स्कूल में सीएम, भारत का सीएम कांटे में पास हुआ, ठीक है। सेकेंडरी क्लास में सीएम कांटे में पास हुआ, पास, ठीक है। सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे कि प्राइमरी में क्या है, आप उसको मिट्टी बना कर दोगे, ठीक है, सेकेंडरी वाले को। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो मिट्टी से पहली बात तो पत्थर बनेंगे, और वो पत्थर से डायरेक्ट फाइनल गुड्स बनेंगे, जो कि है बिल्डिंग, है ना, जो कि डायरेक्टली इंसान कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि आपने प्राइमरी से कॉटन दिया सेकेंडरी को, तो सेकेंडरी वाला उसमें अच्छे से एक बैंडेज होता है ना, वो बना कर देगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। और अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी तरीके होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं। पहला पी, पी यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। दूसरा ए यानी कि असेंबलिंग इंडस्ट्री। तीसरा भी ए, जिसका मतलब होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। चौथा एस, जिसका मतलब होता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप चीज़ों को प्रोसेस करते हो उसको, और उसके बाद उसको आप फाइनल टच देते हो, ठीक है, फाइनल गुड्स, जो कि डायरेक्टली कंज्यूम हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा, चलो एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं इस फ़ोन का, ठीक है। इस फ़ोन का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो फिर सबसे पहले तो ये बना होगा अलग से, इसका कवर है ना, ये एक अलग से बना होगा प्रोसेस करके प्लास्टिक को, ये बना होगा। बाकी इसका स्क्रीन का कवर बना होगा अलग से, ठीक है। इसका लोहे की डिज़ाइन ऐसी बनी होगी, इसका रैम, इसमें कैमरा अलग से बनाया होगा, है ना। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स है जो अलग अलग बने होंगे, है ना। अब डायरेक्टली तो बना नहीं होगा एकदम ऐसे फ़ोन। कैमरा अलग बना, कवर अलग बना, ठीक है, रैम अलग, सिम की जगह अलग, सारी चीज़ें अलग अलग बनी हैं। उसके बाद, ठीक है, तो प्रोसेसिंग में आ गया, फाइनल गुड्स में बना। दूसरा असेंबलिंग, अब बनने के बाद वो सारी चीज़ को एक कर दिया गया। रैम, फ़ोन के अंदर रैम लगाया, उसमें बाकायदा कवर लगाया, कैमरा फिट किया, तो असेंबल कर दिया, ठीक है। आपको और अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं कार का एग्जांपल लेता हूँ, तो कार की टायर अलग बनी होगी, है ना। कार की टायर अलग बनी होगी, कार का अंदर का इंजन अलग बना होगा, है ना। तो कार के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अलग अलग बने होंगे, तो वो प्रोसेसिंग में आएगा। उसके बाद वही डिफरेंट पार्ट्स को बाद में एक साथ लगा देते हैं ना, कार के साथ कार में इंजन डाल देते हैं, टायर लगा देते हैं, है ना, यानी चीज़ों को असेंबल करते हैं, तो वो असेंबलिंग इंडस्ट्री आएगी। तीसरा एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री में हम कोई एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, एक एलिमेंट से या एक रॉ मटेरियल से हम बहुत ज़्यादा फाइनल गुड्स बनाते हैं। जैसे कि अगर आपने नाम सुना होगा क्रूड ऑयल, यानी कच्चा तेल, ठीक है। तो क्रूड ऑयल बेसिकली ज़मीन को खोद कर निकलता है, ठीक है, तो वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री की एक्टिविटी आ जाएगी। और डीप में बोलूँ तो वो एक्सट्रैक्टिव में आएगी, ठीक है, क्रूड ऑयल को निकालना।
अब वही क्रूड ऑयल से अब तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, मतलब नेचुरल गैस। ये तरह तरह की हम चीज़ें बनाते हैं उस एक चीज़ से, ठीक है। रियलिटी में बोलूँ तो हम लोग ना क्रूड ऑयल को एक अलग अलग टेम्परेचर में हीट करते हैं, जिससे वो अलग अलग चीज़ बनती है। जैसे अगर हमने कम हीट किया तो पेट्रोल बनेगी, थोड़ा ज़्यादा हीट किया तो डीजल बनेगा, और ज़्यादा हीट किया तो उसको तो नेचुरल गैस बनेगा। यानी हम एक चीज़ से तीन चीज़ बनाते हैं, ठीक है, मतलब इसके प्रोसेस होते हैं। वो आ जाएगा एनालिटिकल इंडस्ट्री में। हम यानी कि हम उस चीज़ को एनालाइज करके हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अब हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री की। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं पेंट का, तो पेंट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं। उन सारे केमिकल्स को मिलाकर ही ये एक सिंगल कंपोनेंट बनता है, ठीक है। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री में आएगा। तो ये इंडस्ट्री वाला पार्ट था। अब मैं बात करता हूँ कॉमर्स की। तो कॉमर्स का मतलब बेचना, ठीक है। अब इसके दो पार्ट आएंगे, ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज, ठीक है। अब इसमें आगे जाने से पहले आपको मैं इसका टर्शरी सेक्टर बताना भूल गया था। आपको पता होगा टर्शरी सेक्टर यानी जो इन दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसके भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न हम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते, ठीक है। तो कॉमर्स यानी बेचना, कॉमर्स। अब ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं। ट्रेड, ट्रेड यानी एक जगह से लेना दूसरी जगह को देना, ट्रेड। दूसरा ऑक्सिलियरीज, ठीक है दोस्तों। ऑक्सिलियरीज क्या है? जो ट्रेड को सपोर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सिलरी ट्रेड को सपोर्ट करता है और टर्शरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करती है। तब जो ट्रेड है ना, ये दो टाइप के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो हो गए, वो ट्रेड है जो कंट्री के अंदर होती है। एक्सटर्नल ट्रेड कंट्री के बाहर होता है, ठीक है। और मैंने आपको ट्रेड का मतलब बता दिया, चीज़ों को लेना, खरीदना, फिर बेचना, उसको ट्रेड कहते हैं। तो अब जो ये इंटरनल ट्रेड है, इसमें भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें दो पार्ट आ जाएंगे, होलसेल और रिटेल, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे जाकर बताता हूँ। सपोज़ इंडस्ट्री ने कोई गुड्स बनाया, ठीक है। तो अब वो डायरेक्ट लोगों को नहीं बेचेगी, वो होलसेलर को बेचेगी, ठीक है, होलसेलर को। और वो होलसेलर उस ठीक है, होलसेलर बेसिकली बल्क अमाउंट में लेता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है गुड्स को इंडस्ट्री से। और वो होलसेलर बेचता है रिटेलर को, ठीक है, बहुत सारे रिटेलर्स को बेचता है, और वो रिटेलर हमको बेचते हैं, ठीक है। तो ये सब कंट्री के अंदर होता है, ठीक है। तो होलसेल और रिटेल। एक्सटर्नल की बात करूँ तो एक्सटर्नल में भी तीन पार्ट आ जाएंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, सॉरी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और एक है एंट्रीपोर्ट, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड में हम एक्सटर्नल ट्रेड को हम तीन चीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और एंट्रीपोर्ट। इंटरनल का मतलब होता है, मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। इंपोर्ट यानी चीज़ों का आना अपने देश में, एक्सपोर्ट यानी हमारा देश दूसरे देश को गुड्स बेचना, ठीक है, सामान देना। और एंट्रीपोर्ट का मतलब, सपोज़ मानो कि दो कंट्री के बीच में ना झगड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो, जैसे कि आप ये समझ लो, एग्ज़ाम्पल लो कि इंडिया और चाइना के बीच में संबंध नहीं है, ठीक है, संबंध बहुत ख़राब है, बहुत झगड़ा होता है, ये सारी चीज़ें है ना, जैसे कि आपको पता है। लेकिन अब साथ ही साथ में इंडिया में बहुत ज़्यादा सेब है ना, एप्पल मैन्युफैक्चर होते हैं, मतलब
एप्पल है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और चाइना में नहीं है, ठीक है। और अब बाकी देशों में भी नहीं है एप्पल की बात करूँ तो, और वो सिर्फ इंडिया में है, ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलो। तो चाइना को अब एप्पल चाहिए, है ना, तब उसके पास मजबूरी है कि उसको भारत से ही लेना पड़ेगा वो एप्पल, क्योंकि दूसरे देश के पास नहीं है। तो चाइना क्या करेगा, अमेरिका को बोलेगा कि अमेरिका तू भारत से एप्पल खरीद और हमको दे, ठीक है। तो फिर अमेरिका भारत से सेब खरीदेगा, यानी कि एप्पल खरीदेगा, उसके बाद हमको बेचेगा। तो अमेरिका क्या कर रहा है, वो एंट्री पॉट कर रहा है। एंट्री पॉट क्या होता है, एक जगह से लेना, दूसरी जगह दूसरे चीज़ को देना, दूसरी कंट्री को देना, ठीक है। एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री को देना हम एंट्री पॉट बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल बोलूँ, जैसे कि इंडिया अमेरिका से कुछ ले रहा है और चाइना को कुछ दे रहा है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया एंट्री पॉट कर रहा है, एंट्री पॉट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं ऑक्सिलरीज़ की। ऑक्सिलरीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो ट्रेड को सपोर्ट करती है, ठीक है, सपोर्ट ट्रेड। तो अभी आप खुद सोचो, अभी ट्रेड में क्या होता है, पहले चीज़ों को खरीदोगे फिर बेचोगे, तब खरीदने के लिए चाहिए होता है पैसा, ठीक है। और पैसा अगर आपके पास होगा नहीं तो आप खरीदोगे कैसे, है ना, क्योंकि कोई भी आपको फ्री का तो बेचेगा नहीं, इसीलिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी। और अगर किसी के पास सपोज़ मान लो पैसा कम पड़ गया या नहीं है, तो वो बैंक से लेगा, ठीक है, यानी बैंक उसको हेल्प करेगी ट्रेड में, तो बैंक आ जाएगी ऑक्सिलरीज में, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप लोग देखते हो ना कि लोगों के पास दुकान होती है जिसमें वो खरीदा हुआ सामान को अंदर रखते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मान लो कि अगर उनकी दुकान जल गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो इंश्योरेंस भी लेके रखते हैं कि अगर हमारी दुकान को कुछ हुआ तो फिर इंश्योरेंस वाली ठीक कर देगी, ठीक है। मतलब सिर्फ दुकान के मामले में ही नहीं है, वो लोग बहुत टाइप का इंश्योरेंस भी लेके रखते हैं ट्रेड वाले लोग, ठीक है। तो इंश्योरेंस भी आ जाएगा ऑक्सिलरीज में। अब साथ ही साथ में, अब सपोज़ मान लो कि तुम लोग ट्रेड कर रहे हो और तुमको सामान चाहिए, है ना, इंडस्ट्री से, तो अब तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, क्योंकि तुम खुद ये सब नहीं कर सकते, तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में आएगा, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारी हेल्प करेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी ऑक्सिलरीज में काउंट होगा, ठीक है। अब कुछ कुछ लोग होते हैं, एक मिनट रुको, ठीक है, तुम लोग रुको एक मिनट, ठीक है दोस्तों। और अब देखो, कुछ कुछ लोगों के पास ना बिल्डिंग्स नहीं होती, ठीक है, सामान को रखने के लिए, इंपोर्ट, जैसे कि वो ख़रीद तो लेते बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन वो स्टोर नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब उन लोग के लिए वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस क्या, वो एक ऐसा घर है जहाँ पे सामान को रखा जाता है, ठीक है। तो वेयर हाउस, ठीक है, वो घर हो जाएगा। और अगर मैं वेयर हाउसिंग बोल दूँ तो वो लोग जो वेयर हाउस को प्रोवाइड करते हैं, वो वेयर हाउसिंग मतलब एक ऐसा सर्विस है जिसमें आप लोगों को घर देते हो, ठीक है, सामान को रखने के लिए। तो वेयर हाउसिंग भी ट्रेड को सपोर्ट करता है, ठीक है। और अब साथ ही साथ में, जैसे कि आपका ट्रेड है, ठीक है, आपका ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर आप एडवर्टाइजमेंट तो कराओगे ही कराओगे कि मेरा ट्रेड इतना अच्छा है, ठीक है, कि अगर किसी को सामान चाहिए तो हमसे ले लो, है ना। एडवर्टाइजमेंट कराओगे, आप अपनी तारीफ़ करवाओगे, तो एडवर्टाइजमेंट भी ट्रेड की हेल्प करेगा, है ना, उसका और प्रॉफिट कराने में, कि अगर लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये बंदा ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो फिर वो लोग भी इसके बारे में, उसके बारे में पता चलेगा उस बंदे के बारे में, तो वो लोग उसके पास जाएंगे सामान खरीदने, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट भी हेल्प करता है ट्रेड में। तो अभी तक हमने, ठीक है, तो वो भी ऑक्सिलरीज में आएगा। तो ऑक्सिलरीज को हमने अभी तक 5 चीज़ में देखा, जो कि है बिटवा, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग,
और ए से एडवर्टाइजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ थी। अब हमने अभी इतना तो देख लिया, और जैसे कि आप सबको पता है कि बिजनेस में पूरा रिस्क ही रिस्क है। ठीक है, बिजनेस इज़ फुल ऑफ रिस्क। जिसे रिस्क से इश्क नहीं, वो डूबेगा बिजनेस में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं रिस्क के ही बारे में। ठीक है, तो देखो रिस्क है क्या, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ तो रिस्क ना फ्यूचर, मतलब रिस्क अनसर्टेनिटीज़ के वजह से होता है। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें अभी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, रिस्क है क्या, ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर चलो आप एक काम करते हैं, हम पहले यही पढ़ लेते हैं कि रिस्क है क्या, रिस्क के बारे में पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो देखो दोस्तों, रिस्क ना अनसर्टेनिटीज़ के वजह से होता है। अनसर्टेनिटीज़ क्या है कि आपको फ्यूचर नहीं पता, उसी के वजह से तो रिस्क है। अगर आपको फ्यूचर पता होता तो फिर रिस्क ही नहीं होता, है ना। इसलिए रिस्क अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होता है। एग्ज़ाम्पल ले लूँ, सपोज़ आपका ट्यूशन टीचर आज बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, और आपको आज ट्यूशन आने का मन नहीं कर रहा, तो आप नहीं आए। ठीक है, तो आपने ये रिस्क लिया, ट्यूशन ना आना आपका रिस्क था। ठीक है, क्योंकि भाई वो गुस्सा है, अभी तुम अगले दिन आओगे फिर तो वो तुम्हें आसानी से कूटेगा। ठीक है, तो वो एक रिस्क हो गया। और दूसरा रिस्क बोलूँ तो फिर आप क्लास में बंक करते हो, है ना, बिना टीचर को पता लगे हुए बंक करते हो। ठीक है, तो वो भी एक रिस्क है। अगर टीचर को पता चल गया तो फिर आप डायरेक्ट कंप्लेन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी रिस्क है फ्यूचर। ठीक है, तो रिस्क क्या होता है कि अगर रिस्क इसलिए होता है क्योंकि आप फ्यूचर को हमको पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए रिस्क होता है। और जो रिस्क है वो बिज़नेस के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना रिस्क के बिज़नेस नहीं चलता। ठीक है, और जो रिस्क होता है ना वो अलग अलग, वो मतलब बिज़नेस में डिपेंड करता है कि अगर बड़ा बिज़नेस है तो बड़ा रिस्क, छोटा बिज़नेस है तो छोटा रिस्क, है ना। जैसे कि आप देखते हो कि जैक मा की कंपनी इतनी गिर गई। ठीक है, अलीबाबा, तो अब वो 100 या 200 रुपये उसका लॉस थोड़ी ना, उसका लॉस करोड़ों में होगा, है ना। और दूसरा एग्जांपल अगर आप ये ले लो कि अगर आपकी कोई पास में दुकान है, उसका लॉस हो गया, तो उसका लॉस करोड़ों में या लाखों में नहीं होगा, उसका लॉस 100 रुपये 200 रुपये में होता है। ठीक है, तो कंपनी में डिपेंड करता है। ठीक है, बिजनेस में डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस करते हो या कितना छोटा बिजनेस करते हो, साइज में डिपेंड करता है बिजनेस की। और साथ ही साथ में अब आप ये सोचोगे कि अगर बिजनेस पूरा रिस्क से भरा हुआ है तो फिर लोग बिजनेस करते क्यों हैं। तो बेटा, रिस्क का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, है ना। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो फिर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना छोटा रिस्क उतना छोटा प्रॉफिट, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने रिस्क के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, क्या पढ़ा हमने रिस्क के बारे में कि अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होता है रिस्क, और रिस्क लेने से हमको प्रॉफिट मिलता है। और साथ ही साथ में रिस्क साइज़ ऑफ बिजनेस में डिपेंड करता है कि जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क होगा। और जो रिस्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट फॉर बिजनेस, ये रिस्क फॉर बिजनेस। ठीक है दोस्तों, तो अब जो ये रिस्क है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, रिस्क दो टाइप का होगा। पहला पहला रिस्क होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। दूसरा होता है प्योर रिस्क। तो देखो दोस्तों, स्पेक्यूलेटिव रिस्क वो रिस्क है
जिसमें आपका या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। जैसे कि ठीक है, और प्योर रिस्क बोलूँ तो वो एक ऐसा रिस्क है जिसमें सिर्फ आपका लॉस होगा। जैसे कि हर्षद मेहता वाली कहानी देख लो, ठीक है। उसको पता था, उसने उस टाइम में प्योर रिस्क लिया था। उसको पता है कि उसका डूबेगी कंपनी, क्योंकि उसने 500 करोड़ का लोन ले लिया था बैंक से। और साथ ही साथ में अब रीपेमेंट के लिए ना उसको इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा लोन को, जो वो नहीं भर सकता था, ठीक है। तो वो प्योर रिस्क था जिसमें डूबना पक्का ही है। या तो लॉस होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। और उसमें उसका लॉस हुआ था, तो वो प्योर रिस्क में आता है। स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या है, जिसमें रिस्क हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है रिस्क के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो रिस्क है वो होता मतलब होता क्यों है, ठीक है, हम ये बोलते क्यों हैं, रिस्क किसके वजह से होता है, हम अभी ये देखेंगे, ठीक है। कारण, रिस्क के कारण कि रिस्क होता ही क्यों है, हम क्यों बोलते हैं कि बिजनेस बहुत रिस्की है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो ठीक है, कॉजेज ऑफ रिस्क। तो आप तब तक नोट डाउन करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में आ गए, कॉजेस ऑफ रिस्क, ठीक है। यानी रिस्क किन कारणों की वजह से होता है, हम बोलते क्यों हैं कि बिज़नेस बहुत रिस्की है। तो देखो दोस्तों, जो रिस्क है ना वो 4 कारणों या 4 कॉजेस की वजह से होता है। पहला, नेचुरल। दूसरा, इकोनॉमिक। तीसरा, ह्यूमन। और चौथा, अदर्स, अदर रिस्क, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो नेचुरल रिस्क है ना वो ऐसे मतलब नेचुरल रिस्क क्या है कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तूफान आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, जिसके वजह से बिजनेस डूब गया, है ना। तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और अर्थक्वेक और ये सारी चीज़ें क्या, वो नेचुरल चीज़ें हैं। तो वैसे रिस्क को हम बोलते हैं नेचुरल रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क को समझाने से पहले मैं आपको ह्यूमन रिस्क समझा देता हूँ। जैसे कि आपने कंपनी खड़ी की है, ठीक है। तो आपके बिजनेस में अगर थेफ्ट हो गया, चोरी और चाहे चोरी चकारी हो गई, ठीक है, तो वो ह्यूमन रिस्क में आएगा। या आप लोग बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, आप काम नहीं कर रहे, आपके वर्कर्स, तो वो ह्यूमन रिस्क है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, इसलिए रिस्की होता है बिजनेस, ठीक है। क्या पता, अगर सपोज़ मान लो किसी ने पटाखे की दुकान लगाई है और वो जो ओनर है वो खुद ही सिगरेट फूक रहा है, तो वो भी तो एक रिस्क है ना। तो ऐसा रिस्क जो बिजनेस के अंदर हो उसको हम ह्यूमन रिस्क बोलते हैं, ठीक है। तीसरा, इकोनॉमिक रिस्क, जैसे कि आपको लोन नहीं मिल पा रहा, ठीक है, मतलब आप लोन भर नहीं पा रहे। मिल तो जाएगा अगर आपने बिजनेस किया है तो, लेकिन अगर आप भर नहीं पा रहे लोन, रीपे नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इकोनॉमिक रिस्क आएगा। और लोगों की डिमांड चेंज हो गई, ठीक है, तो जिसके वजह से फिर आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक रिस्क यानी पैसों के रिलेटेड है, ठीक है। पैसों के रिलेटेड तो सब है, लेकिन जो अगर आपके बिजनेस के अंदर से किसी ने किया है तो वो ह्यूमन में आएगा। इकोनॉमिक अलग है, ठीक है। चोरी चकारी ये सारी चीज़ें भी ह्यूमन में आएगी, क्योंकि ये अंदर ही होता है, साथ बिजनेस के अंदर अंदर वाले ही इंफॉर्मेशन देते हैं। और बाहर वाले भी मतलब चोरी चकारी हो सकती है बिजनेस में, तो वो इंसान की गलती है, ठीक है। अदर रिस्क में जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया या फिर गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉलिसी ला दी, वो अदर रिस्क होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ कॉजेस ऑफ रिस्क। अब हम बात करते हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें हम बात करते हैं जो हमें बिजनेस करते वक्त ध्यान देनी चाहिए, बिजनेस करने से पहले, ठीक है। कुछ चीज़ों की बात करते हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पहला,
तो देखो दोस्तों, सपोज़ अगर किसी बंदे को बिज़नेस करना है तो सबसे पहले वो ये सोचेगा कि वो किस टाइप का बिज़नेस करे। कपड़े की दुकान खोले, जूते की दुकान खोले, क्रिकेट की दुकान खोले, यानी स्पोर्ट्स की दुकान खोले, है ना। तो वो किस टाइप की दुकान खोलना चाहते हैं, सबसे बड़ा वही होगा, ठीक है। सबसे बड़ा आप यही सोचोगे, तो आप इसमें चूज़ करते हो। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि आप किस टाइप का बिज़नेस करोगे। दूसरा, साइज़ ऑफ बिज़नेस, कि आप बड़ा बिज़नेस करना चाहते हो, छोटा बिज़नेस करना चाहते हो, या फिर मीडियम बिज़नेस करना चाहते हो। और फिर आप ये भी सोचोगे कि आप ये भी सिलेक्ट करते हो कि आप टाइप ऑफ ओनरशिप, यानी आप अकेले बिज़नेस करना चाहते हो या फिर पार्टनरशिप में, या फिर और भी अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो टाइप ऑफ ओनरशिप आप ये सेलेक्ट करते हो।